1986 में राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करी, जो ग्रामीण भारत में क्लास 6 से लेकर 12th तक मुफ्त रहना खाना और एजुकेशन प्रदान करता था। फिर 1986 में ही MTNL की स्थापना भी करी गई, जिसने PCO की मदद से भारत को टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ा। बताई गई जानकारी को इंटरनेट, गूगल और लिखी हुई किताबों से ली गई है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी जाति, धर्म या किसी संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे जानता तो पूरा भारत है, लेकिन आज हम बात करेंगे गहराई में जाकर। और वीडियो देखकर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि उस टाइम जो राजीव गांधी ने फैसले लिए थे प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, वो ज़्यादा ठीक थे कि आज के टाइम पर जो प्रधानमंत्री फैसले ले रहे हैं वो ज़्यादा ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताएं। दोस्तों, राजीव गांधी भारत के 7th प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने सन 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री की पदवी संभाली थी। हर साल 20 अगस्त को उनकी जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। सन 1991 में चुनाव के प्रचार के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या भी कर दी गई थी और उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित भी किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे राजीव गांधी की जिंदगी से जुड़ी कुछ अहम बातें और जानेंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए क्या क्या अहम फैसले लिए थे। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिले या वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करें। दोस्तों, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ था, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के घर। वक्त के साथ साथ जैसे समय निकलता गया और राजीव गांधी की उम्र लगभग 7 साल की हुई, तब राजीव गांधी और उनके भाई संजय गांधी का शिव निकेतन स्कूल में दाखिला कराया गया। उसके बाद सन 1961 में राजीव गांधी A लेवल की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए और 1962 में राजीव गांधी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में दाखिला मिल गया, लेकिन उन्होंने वहां से कोई डिग्री हासिल नहीं की। उसके बाद 1966 में राजीव गांधी को इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला मिला और उन्होंने वहां से भी कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा नहीं किया। उसके बाद 1966 में ही राजीव गांधी भारत वापस लौट आए थे। उसी साल इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन राजीव गांधी के इरादे उन्हें कहीं और ही ले जा रहे थे। उन्होंने दिल्ली में फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया और पायलट के तौर पर प्रशिक्षण लिया। सन 1970 में राजीव गांधी का एयर इंडिया में पायलट के तौर पर उन्हें नौकरी मिल गई, जिसमें उन्हें महज 5,000 रुपए सैलरी मिला करती थी। अब बात करते हैं 1970 से 2 साल पहले यानी 1968 की। 1968 में राजीव गांधी ने एडविज एंटोनिया अल्विना मेनो से शादी की। एंटोनिया मेनो ने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी रख लिया और भारत को ही अपना घर बना लिया। फिर सन 1970 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने एक बेटे को जन्म दिया और जिसका नाम राहुल गांधी रखा गया, जो कि आज प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा चेहरा बना हुआ है। और सन 1972 में प्रियंका गांधी ने जन्म लिया। 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में राजीव गांधी के छोटे भाई यानी संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी और संजय गांधी की मौत को जयगढ़ किले के खजाने से जोड़कर देखा जाता था, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं। बड़ी ही बारीकी से मैंने बताया है जयगढ़ किले के खजाने और इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की मौत के बारे में। चलिए वापस लौटे हैं राजीव गांधी की ओर। राजीव गांधी उस वक्त लंदन में थे जब उनके भाई संजय गांधी की मौत हो गई थी। राजीव गांधी लंदन से दिल्ली लौटे और अपने भाई के शव का अंतिम संस्कार किया। संजय गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के 70 सदस्य इंदिरा गांधी के पास गए और एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और कहा कि राजीव गांधी से भारतीय राजनीति में शामिल होने का आग्रह भी किया है। इंदिरा गांधी ने उन 70 सदस्यों से कहा कि राजनीति में आने का निर्णय राजीव गांधी के हाथ में ही है, और जब राजीव गांधी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर इससे उनकी मां को मदद मिलती है तो वह राजनीति में शामिल जरूर होंगे। फिर 16 फरवरी 1981 को राजीव गांधी ने राजनीति में एंट्री ली और दिल्ली में एक रैली को संबोधित किया। इस समय भी राजीव गांधी एयर इंडिया में काम करते थे। 4 मई 1981 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में
बसंत दादा पाटिल ने राजीव गांधी को अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया और बैठक के सभी सदस्यों ने प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। उसके बाद एक सप्ताह के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई। घोषणा के बाद राजीव गांधी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और अपना नामांकन दाखिल करने के लिए सुल्तानपुर चले गए। राजीव गांधी ने अपने क्षेत्र से लोकदल के उम्मीदवार शरण यादव को 2,37,000 वोटों से हराया था। उसके बाद 17 अगस्त 1981 को सांसद के रूप में शपथ ली। अब जब राजीव गांधी राजनीति में एंट्री ले ही चुके हैं तो देश विदेश में आना जाना तो चलता ही रहेगा। राजीव गांधी अपने पहले राजनीतिक दौरे पर इंग्लैंड गए और वहां के प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना के स्पेंसर के विवाह समारोह में भी शामिल हुए। दिसंबर 1981 में राजीव गांधी को भारतीय युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया और वे 32 सदस्यों के साथ 1982 एशियाई खेलों की आयोजन समिति के सदस्य भी बने। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा भी समय आता है जब राजनीति में उथल पुथल हो जाती है। वो समय था 31 अक्टूबर 1984, जब इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी थी। दोस्तों बीच में वीडियो को पॉज देते हुए मैं बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी हत्याकांड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां जाकर आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई और क्यों हुई, बड़ी ही डिटेल में मैंने बताया है। तो अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन कर सकते हैं। चलिए वीडियो में लौटते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के 19 दिन बाद राजीव गांधी ने एक रैली में कहा कि इंदिरा जी की हत्या के बाद देश में कुछ दंगे हुए थे। हम जानते हैं कि लोग बहुत गुस्से में थे और कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि भारत हिल गया है। राजीव गांधी ने यह भी कहा कि जब एक विशाल पेड़ गिरता है तो यह स्वाभाविक सी बात है कि उसके आसपास की धरती भी थोड़ी हिल जाती है। अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सरदार बूटा सिंह और राष्ट्रपति जैल सिंह ने राजीव गांधी पर इंदिरा गांधी के बाद भारत का प्रधानमंत्री बनने का दबाव भी डाला ताकि प्रधानमंत्री पद कांग्रेस के पास ही रहे। कार्यालय में शामिल होने के बाद राजीव गांधी ने राष्ट्रपति जैल सिंह से नए चुनाव कराने के लिए कहा, क्योंकि लोकसभा ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था और उसके बाद राजीव गांधी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और भारतीय संसद के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत भी हासिल किया। 31 दिसंबर 1984 को 40 साल की उम्र में राजीव गांधी भारत के सबसे लोकप्रिय और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। भारत के 6वें प्रधानमंत्री बनने के राजीव गांधी ने अपने 14 सदस्य मंत्रिमंडल का भी गठन किया। उन्होंने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और रेल मंत्री ABA गनी खान चौधरी को हटा दिया, क्योंकि वे उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे थे। राजीव गांधी ने मोहसेना किदवई को रेल मंत्री नियुक्त किया और मोहसेना राजीव गांधी मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला भी थी। PV नरसिम्हा राव को रक्षा मंत्री बनाया गया और BP सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया और सन 1987 में BP सिंह को ही रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया गया था। 1985 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए दल बदल विरोधी कानून पारित भी किया था। इस कानून के तहत संसद या विधानसभा का कोई भी निर्वाचित सदस्य अपने अगले चुनाव तक विपक्षी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है। सन 1986 में राजीव गांधी ने भारत में शिक्षा कार्यक्रमों को आधुनिक बनाने और विस्तार देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। 1986 में राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करी, जो ग्रामीण भारत में क्लास 6 से लेकर 12th तक मुफ्त रहना खाना और एजुकेशन प्रदान करता था। फिर 1986 में ही MTNL की स्थापना भी करी गई, जिसने PCO की मदद से भारत को टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ा। राजीव गांधी ने 1984 के ब्लू स्टार ऑपरेशन के आरोपियों को भी रिहा करवा दिया था और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन पर प्रतिबंध हटा दिया था। फिर 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच करवाई थी। मई 1988 में राजीव गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिरों को हथियारों और बंदूकधारियों से मुक्त कराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और स्पेशल एक्शन ग्रुप की मदद से ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू किया और 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ऑपरेशन सफल रहा और पंजाब राज्य में शांति आई। 21 मई 1991 को राजीव गांधी श्री पेरबंदूर गांव में अपनी अंतिम सार्वजनिक सभा में शामिल हुए, जहां उनकी हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी उस समय श्री पेरबंदूर लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। रात करीब 10 बजे का समय था और राजीव गांधी का अभिवादन किया जा रहा था और राजीव गांधी के पैर छूने के लिए एक लेडीज झुकी और उसने अपनी ड्रेस के नीचे रखी 700 ग्राम RDX विस्फोटक से लदी बेल्ट में विस्फोट कर दिया था। इस विस्फोट में राजीव गांधी के साथ 25 और
लोग भी मारे गए थे। राजीव गांधी की हत्या की घटना को कैमरामैन हरिबाबू ने कैद कर लिया था। हरिबाबू की मौत भी विस्फोट में हुई थी, लेकिन उनका कैमरा सुरक्षित बच गया। राजीव गांधी के शत विशत सबको हवाई मार्ग से लाया गया और पोस्टमार्टम कराया गया दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में। फिर 24 मई 1991 को राजीव गांधी का राजकीय अंतिम संस्कार हुआ, जिसका सीधा प्रसारण किया गया। अंतिम संस्कार समारोह में 60 से ज़्यादा देशों के बड़े बड़े लोग शामिल हुए और राजीव गांधी का अंतिम संस्कार वीर भूमि पर किया गया, जो उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू, माँ इंदिरा गांधी और भाई संजय गांधी की समाधि के पास है। तो उसमें ये थी राजीव गांधी की बायोग्राफी कहो या जीवन की यात्रा कहो। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।